सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, IFPH एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथी आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 920वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी एक मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर अर्पिता चटर्जी मैम। डॉक्टर अर्पिता चटर्जी मैम MD हैं और वर्तमान में PhD स्कॉलर भी हैं। उन्होंने CCH, CCP जैसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ लंदन से MHA, मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और FM की उपाधियां भी प्राप्त की। पेशे से गुजरात की प्रतिष्ठित जय जलाराम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पैथोलॉजी की एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है। मैम एक प्रतिष्ठित SMU मनोविज्ञान विभाग, SLS विश्वविद्यालय वडोदरा और सिग्मा विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्यात के रूप में भी अपनी सेवाएं देती हैं। डॉक्टर अर्पिता मैम हीलिंग केंद्र गुजरात की मुख्य चिकित्सक हैं और अपने NGO वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं। इसके माध्यम से समाज कल्याण के कार्यों में सक्रिय हैं। उनके अद्भुतपूर्ण कार्यों को पहचान मिली है। उन्हें फॉक्स इंडिया मीडिया द्वारा सामाजिक कार्य एवं होम्योपैथी के लिए फेस ऑफ द ईयर वुमेन 2023 से सम्मानित भी किया गया है। साथ ही वैज्ञानिक समिति एशिया के लिए एक सम्मानित वक्ता भी रही है और पारुल विश्वविद्यालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2021 से भी नवाजी गई। इनकी विशेषज्ञता और कार्यशैली में कई टीवी कार्यक्रमों, समाचार पत्रों के लेख एवं और सोशल मीडिया पेजों पर भी प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। मैं मैम से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साझा करें। ओवर टू यू मैम। नमस्ते सबको। आज मेरा नमस्कार। और आज एकादशी, रामा एकादशी है, तो सबको शुभकामनाएं। दिवाली भी आने वाली है जल्द, तो हैप्पी दिवाली सबसे पहले। आज मेरा जो विषय है, विषय का नाम है होम्योपैथी और पर्यावरण में। आज के जो पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं, उसमें होम्योपैथी का कितना रोल है और उसमें होम्योपैथी कहाँ तक काम में आ सकती है, या होम्योपैथी सच में कारगर रहेगा इस बदलते हुए पर्यावरण और समाज में। ये एक्चुअली ये जो टॉपिक था, ये डॉक्टर साहनी के साथ मेरी बस बात हो रही थी एक दिन, आज से 3-4 महीने पहले की बात है। तो उस समय हमने सोचा कि इस विषय के बारे में क्यों ना एक प्रेजेंटेशन कर ले। खैर, जब जहाँ तक पर्यावरण की बात है, मैं बीच में किसी बहुत सारे लोगों से मिली और कई बार ऐसा हुआ कि जब पर्यावरण की बात करते हैं, लोग बोलते हैं अभी चेंज आ रहा है दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन आ रहा है, तरह तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। ये सारी चीजों में होम्योपैथी, जहाँ पे हम छोटी छोटी गोलियां दे रहे हैं, हम अभी भी डॉक्टर हेनीमेनियन जो क्लासिकल फॉलोअर्स है, जो चाहते हैं कि एक ही दवा दी जाए, फिर हम बैठे रहे, और वेट एंड वॉच वाला जो उनका एक कंसेप्ट था, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो क्लासिकल होम्योपैथी है, क्या वो कारगर रहेगा इस बदलते हुए पर्यावरण में? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, जो स्टूडेंट्स में रहता है, जो प्रैक्टिशनर्स में रहता है, जो इवन कई बार हमें अपने आप पे भी होता है कि क्या सही में ये कारगर रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसी सवाल का मैंने कोशिश किया थोड़ा बहुत जवाब देने के लिए, जितना मुझे मेरी समझ है, जितनी मेरी प्रैक्टिस है, और जितना पैथोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मुझे आज 10 साल हो गए, और मेरी क्लिनिक ऑलमोस्ट 13 साल से है। और क्योंकि मैं NGO से रिलेटेड हूँ, तो पर्यावरण और इन सब चीज़ों के ऊपर भी हमारा काम चलता रहता है। तो काफ़ी विशेषज्ञों से मिलना जुलना रहता है, जो पर्यावरण विशेषज्ञ रहते हैं। काफ़ी बॉटनिस्ट लोगों से मिलना होता है, जूलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वाले, काफ़ी अन्य अन्य जगह से जो लोग हैं, जिनकी अलग अलग विचार
विचारधाराएं है, तो उन लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो उस एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर, और साथ में होम्योपैथी एज अ होम्योपैथ, क्योंकि कुछ भी हो हम आखिर में होम्योपैथ है, तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी आई जाती। तो इन सारी चीजों को साथ में जोड़ के एक, जो मेरी समझ, मैं चाहती हूँ अगर हम ये एक आप बोल सकते हैं एक प्रक्रिया है जिससे हम सब लोग मिलके अपने ज्ञान को थोड़ा सा आदान प्रदान हो और चीजों को हम और आगे लेकर जा सके, तो उसी की एक छोटी सी पहल है। तो उसी को आगे लेते लेते हुए मैं आपके साथ मेरा जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है वो मैं शेयर करना चाहूंगी। तो अगर आप अ, क्या आप मेरा पीपीटी देख सकते हैं? आपको दिख रहा है मेरा पीपीटी? जी मैडम दिख रही है। ठीक है, अभी ठीक है या फिर इसको और चेंज करूँ कुछ? नहीं ठीक है मैडम। ठीक है, ओके। ठीक। सो पहला है कि हम इस चीज को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे एनवायरनमेंट का कितना रोल है हेल्थ और डिसीज में। पहला हम वो समझेंगे कि एनवायरनमेंट का कहाँ तक आज की जो मॉडर्न साइंस है उस वहां पे एनवायरनमेंट को किस तरह से देखा जा रहा है एज फार एज हेल्थ और डिसीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ये जो बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, समाज में चेंज आ रहा है, तो इस और उसके साथ जो पोल्यूशन, जो जिस तरह के प्रदूषण बढ़ रहे हैं, तो इससे हमारी हेल्थ को क्या क्या चैलेंजेस है। एंड लास्टली, होम्योपैथी जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट के ऊपर है, तो उसका इसमें कहाँ कितना बड़ा योगदान है। तो जहां तक हम एनवायरनमेंट की बात करें तो हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट में आज के सिनेरियो को अगर देखा जाए तो देखिए इसमें एक आता है एयर पोल्यूशन, दूसरा वाटर पोल्यूशन, तीसरा क्लाइमेट चेंज, चौथा केमिकल, एंड पांचवा नॉइज एंड रेडिएशन पोल्यूशन। तो ये अगर आप चीजों को देखें तो 6 तरह के प्रदूषणों के ऊपर आज इस मतलब एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन कहाँ कहाँ है। तो पोल्यूशन सिर्फ एयर का है नहीं, वाटर का है नहीं, क्लाइमेट सिर्फ है नहीं, इसमें बाकी चीजें भी आती है जैसे रेडिएशन, सॉइल पोल्यूशन, हैवी मेटल्स, केमिकल्स, ड्रग्स, इवन जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक्स, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। देखिए पहले एक हमारा अंडरस्टैंडिंग था पहले के जमाने में, जब इतना साइंस डेवलप नहीं हुआ था, या आज के टाइम पे भी साइंस अभी भी डेवलप हो रहा है, तो एक ऐसा दौर था जहां पे माना जाता था कि भाई अगर किसी को किस प्रॉब्लम हो रही है, डिसीज हो रहा है, तो उसका कारण है जर्म्स। ठीक है, आज के टाइम हम सिर्फ जर्म्स, जो जर्म थियरी है उसको नलीफाई कर दिया गया। मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि जर्म्स से इन्फेक्शन नहीं होता है, बट जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि जर्म्स अकेला ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी तरह के डिसीज को करने। अगर कोई डिसीज हो रही है आपकी बॉडी में, अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, तो वो डिसीज का कारण जो है वो है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। मल्टीपल फैक्टर्स मतलब होगा, पहला कि आपकी आपका जेनेटिक्स, दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा आपका मेंटल मेकअप, तीसरा चौथा आपका पर्यावरण, मतलब आपका एनवायरनमेंट जहां पे आप रह रहे हैं, फिर आपका सोशल एनवायरनमेंट, एंड उसके बाद आज के टाइम पे स्पिरिचुअल, उसको भी लिया गया है। तो डिसीज का होने का कारण काफी सारी चीजें हैं, और सिर्फ यही नहीं, ये तो एक इंडिविजुअल की बात हुई। जब हम बोलते हैं कि किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन अगर देखिए, मैं जब माइक्रोबायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा कि माइक्रोबायोलॉजी में एक वर्ड आता है वायरुलेंस। वायरुलेंस का मतलब होता है कि कभी हमें इन्फेक्शन जैसे ही होता है, जैसे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन जाती है अंदर, तो हमें देखना कितना अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन अंदर गया है, मतलब कितने, अगर सोचते थोड़ा बहुत इन्फेक्शन गया है तो हमारी बॉडी में एक उसको फाइट करने की एक ताकत है। तो तुरंत क्या होगा, हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, जिसको हम इन्फ्लामेशन प्रोसेस बोलते हैं। तुरंत आपकी बॉडी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में एक्टिवेट हो जाएगी और हम उसको फाइट करेंगे। जैसे हम फाइट करेंगे, जो दूसरा एक पहलू है हमारे बॉडी में जो चीज होती है वो है हीलिंग प्रोसेस।
तो नॉर्मली एक हेल्दी बॉडी में क्या होता है, दोनों चीजें हो रही होती है। इन्फेक्शन अगर हुआ है आपको, तो इन्फेक्शन के कारण आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड देती है। रेस्पॉन्ड आपकी बॉडी का एक तरीका होता है उसको रोकने का। तो वो रोकने का तरीका क्या होता है, रेस्पॉन्ड देता है। तो वो किस तरह से रेस्पॉन्ड देता है, वो ये करता है कि उसको WBC सेल्स, न्यूट्रोफिल्स काम में आ जाते हैं, केमिकल मीडिएटर्स काम पे आता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन का जो एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, जिसमें हमारे जितने भी मीडिएटर्स है, केमिकल मीडिएटर्स है, केमिकल से वो रिलीज होते हैं, उसको मारा जाता है, खत्म किया जाता है। बट यहाँ तक चीजें खत्म नहीं होती। तो उसके बाद क्या होता है, डेब्रिस बनता है। हम उसको बोलते हैं डेब्रिस। डेब्रिस मतलब गंदगी बनती है। तो ये जो गंदगी हुआ, ये जो टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, उसका क्या होगा, वो अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो आपको फिर से क्या होगा, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन, सॉरी, आपकी बॉडी में फिर से डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको फिर क्या करना पड़ता है, क्लियरिंग। सो इन्फ्लामेशन का जो एक प्रोसेस है, जब हम उसको डिसीज को समझे, डिसीज का मतलब है कि इन्फ्लामेशन, जब आपकी बॉडी किसी भी तरह के चीज के साथ जब वो लड़ रही होती है, तो लड़ने के बाद एक दूसरी प्रक्रिया जो होती है वो एक्टिवेट होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं द हीलिंग प्रोसीजर। जिसमें क्या किया जाता है, ये पूरे इन्फ्लामेशन की जो चीजें हुई, जो लड़ाई हुई, जो केमिकल्स रिलीज हुए, जो जो जिस जिस तरह के डेब्रीज, मतलब जो प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट निकला, जो एक तरह का टॉक्सिक ही है हमारी बॉडी के लिए, उन पूरे चीजों को वहां से हटा के डिसॉल्व करके क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। अगर वो नहीं होगी तो आपकी बॉडी में डिसीज रहेगा, और वो कंटिन्यूअस रहेगा, और आगे जाके वो क्रॉनिक डिसीज में बदलेगा। तो ये चीज के ऊपर शायद पहले लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जब दवाइयां बनाई गई, तो दवाइयों का बनाने का मेन रीजन ये था, अगर हम एलोपैथिक साइंस की बात करें, तो मेन रीजन यही था कि हम दवाई बना रहे हैं, अगर आपको फीवर है तो फीवर कम हो जाए, तो उसके जगह पे हम एंटीपायरेटिक्स बना रहे हैं। अगर आपको एलर्जी है तो एंटी हिस्टामिन बना। बट क्या हम हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्या हम अपनी बॉडी को कोई भी ऐसा सिग्नल दे रहे हैं ताकि वो खुद इस चीज को करे? तो शायद वो चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये है माइक्रो, ये है ना माइक्रो लेवल का। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये माइक्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग। अगर हम पोल्यूशन की बात करें, तो पोल्यूशन का मतलब सिर्फ जो धूल, मिट्टी, गंदगी आप देखते हैं वो नहीं। इसके अलावा भी पोल्यूशन जो है माइक्रो लेवल, जो पहले लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अभी जो वैज्ञानिक है उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च होने के बाद समझ रहे हैं कि पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ जो हमें गंदगी दिखती है या समझ में आ रहा है, या एनालिसिस पे जो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई ये पानी गंदा है क्योंकि इसका TDS खराब है, या इसमें केमिकल्स दिख रहे हैं, वहां तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो फिर कहाँ पे माइक्रो वाला? तो मैं क्या समझाना चाहती हूँ, तो मैं ये समझाना चाहती हूँ, जैसे कि आज के टाइम पे बोला जा रहा है कि जो है एनवायरनमेंट में जो चेंजेस है, वो हमारी बॉडी में इम्पैक्ट कर रहा है। कैसे? जैसे कि अगर हम केमिकल यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, पहली बात हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, और उससे पौधे में क्या फायदा हुआ कि ग्रोथ हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बहुत अभी आज के जमाने में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में खाने की कमी नहीं। वो बात अलग है कि एक जियो पॉलिटिकल रीजन के कारण लोग करते हैं, वो अलग बात है। बट आज की दुनिया में खाने की कमी नहीं है, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब पूरी दुनिया में हम पौधे को उगा के उसको फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डाल के हम बना रहे हैं, और वो भरपूर मात्रा में। बट प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, जब इस चीज को किया गया तब किसी ने इतना डीपली सोचा नहीं, बिकॉज इतनी तब तक समझ हमारे शायद वैज्ञानिक कम्युनिटी में नहीं थी कि माइक्रो लेवल पे भी चीजें चेंज होती है। जो कि हम तो खैर, डॉक्टर हेनीमैन तो इस चीज के बारे में पहले से ही बोल रहे थे, 200 साल पहले वो बोल चुके थे। बट ये समझ क्योंकि हमारे वैज्ञानिक कम्युनिटी में नहीं थी, तो वो प्रॉब्लम आने लगा। फिलहाल में जो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, कभी आपने सोचा कि क्यों हम लोगों को मना किया जाता है कि फर्टिलाइज्ड वाले सब्जियां नहीं खाने के लिए, ऑर्गेनिक खाने के लिए? मैं ये जब मेरे को मुझे ना कई बार जो स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ये पोटेंटाइजेशन कैसे समझे, तो मैं बहुत मेरा ये तरीका है समझाने का, मैं आप सबको समझाना बताने की कोशिश कर रही हूँ।
मैं उन लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ, देखिए अगर मैं जो एप्पल खा रही हूँ उस एप्पल में अगर एप्पल के ट्री के नीचे किसी ने फर्टिलाइजर डाला, मतलब सेब का एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे किसी ने फर्टिलाइजर डाला, उस फर्टिलाइजर से एक सेब बन गया। अब वो सेब मैं खा रही हूँ रोज, ठीक है। अब आप वो सेब को काटोगे और काटने के बाद अगर आप उसका टेस्ट करोगे, एग्जामिन करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको वो फर्टिलाइजर जैसे यूरिया का, जो यूरिया सपोज मैंने यूरिया डाला है, वो एक केमिकल है जो हमने डाला, और वो केमिकल शायद खराब है, बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, बट वो केमिकल आपको एप्पल में दिखेगा नहीं। आप उसमें जो भी करना चाहे कर लीजिए, कोई भी एनालिसिस कर लीजिए, वो एप्पल में दिखेगा नहीं, लेकिन मैं वो एप्पल खाने के बाद मुझे कैंसर हो सकता है, ये दावा हम लोग नहीं कर रहे, ये दावा किया जा रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी वाले। जो रिसर्च हो रहा है वो बता रहा है कि वहां पे लिंक है। तो अब हम समझते हैं पोटेंटाइजेशन किस तरह से। देखिए, जब वो पौधे को हम फर्टिलाइजर डाला हमने, तो फर्टिलाइजर डालने के बाद पौधे ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब। क्या उसने उसी तरह से एब्जॉर्ब किया जिस तरह से फर्टिलाइजर डाला गया? नहीं, उसको डाइल्यूशन में उसने एब्जॉर्ब किया, क्योंकि वो डाला गया था सॉइल के ऊपर, मतलब मिट्टी के ऊपर। उसको फिर जो उसकी जड़ें है, जड़ों ने उसको खींचा, तो नेचुरली वो जब अंदर गया तो वो एक डाइल्यूशन फॉर्म में गया। अब वो डाइल्यूशन फॉर्म में क्या हुआ, उस डाइल्यूशन से दूसरी पौधा ग्रो किया, उसमें से सीड्स बने, उसमें से फल बना, सब कुछ बना। फल बनने के बाद वो फल अब मैंने, तो मेरे बॉडी के अंदर एक्चुअली यूरिया का कौन सा प्रोडक्ट गया? क्या वो डोज गया, एक्चुअल डोज गया, या माइक्रो या अल्ट्रा डाइल्यूशन जो है वो मेरी बॉडी के अंदर? तो मेन ये चीज है कि उसमें मेरी बॉडी में अल्ट्रा डाइल्यूशंस जाते हैं, केमिकल्स भी अल्ट्रा डाइल्यूटेड फॉर्म में जब हमारी बॉडी में जाते हैं, तब वो ज्यादा हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक। अब ये समझ जो है हमारे पूरे समाज को समझ में आ रहा है। वैसा ही अगर आप देख लीजिए, एग्जाम्पल दिया जाता है कि गाँव जो हमारे हम जो दूध पीते हैं, वो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारी गाय भैंसों को इंजेक्शन दिया जाता है, हॉर्मोन्स का, स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन दिया जाता है, और इसलिए वो दूध ज्यादा देती है, और वही दूध अगर हम पिए तो हमारे कैंसर होने के चांसेस ज्यादा। अब अगेन यहाँ पे अगर आप देखो तो वो अल्ट्रा डाइल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी में अल्ट्रा डाइल्यूशन, मतलब जितना माइक्रो, जितना छोटा वो चीज जितना छोटा वो केमिकल बनता जाएगा, जितना जितना से छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे, उतना हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एनवायरमेंट के जो हजार्ड है, वहां पे हम सिर्फ बड़े दृष्टिकोण से समझे तो भाई हाँ ये दिख रहा है केमिकल खराब है, ये पता चल रहा है, ये या धुआं निकल रहा है, ये खराब है, सिर्फ वो नहीं है, उसके आगे भी चीजें, तो वो भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम प्लास्टिक्स की बात करें तो प्लास्टिक में माइक्रो प्लास्टिक्स, मतलब जो प्लास्टिक में अगर आप कोई गर्म खाना रखते हैं तो क्या होता है कि गर्मी के कारण वो प्लास्टिक्स छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में वो आपके फूड के साथ चिपक जाते हैं, और फिर जब हम वो खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो अच्छा नहीं होता। इसलिए देखिए, फिर से लोग बोल रहे हैं स्टील के चीजें यूज करने के लिए, मिट्टी के बर्तन यूज करने के लिए, या कॉपर के। तो आप इस चीज को समझिए कि माइक्रो अल्ट्रा डाइल्यूशन फॉर्म में भी पोल्यूशन जो है वो ज्यादा हानिकारक। अब दूसरा सवाल ये होता है कि कैंसर कैसे होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो अगर मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट अभी है ना सिर्फ कैंसर की बात करते हैं, बाकी बहुत सारी डिसीजेस है, वो थोड़ा समझाने जाएगा तो शायद अलग अलग लेक्चर हो जाए। मैं कैंसर के ऊपर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आज के टाइम पे वो एक पेंडेमिक है, हर घर में किसी ना किसी को हुआ, और कोई ना कोई होगा जिसको कैंसर हुआ है। तो इसको इसलिए इस तरह से समझना जरूरी है। और कैंसर इसलिए क्योंकि कैंसर क्या है, हमारी बॉडी का ही सेल है जो हमारी बात सुनता नहीं, वो बदमाश बन जाता है, ठीक है। मतलब जो उसका डेफिनेशन है इन पैथोलॉजी, हर्षमोहन की बुक में आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है इट इज पर्पसलेस, यूजलेस, ओवरग्रोथ,
एक्सेसिव ओवरग्रोथ ऑफ सेल्स। सो वो यूजलेस है, वो पर्पस उसका कुछ है नहीं, फिर भी ओवरग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ओवरग्रोथ हो रहा है कैंसर सेल्स में, उसका जो कैंसर सेल का मेन पैथोजेनेसिस अगर हम समझ, मतलब मेन जो कारण है वो एक ही है, वो है कि जब हमारी बॉडी में, हर किसी की बॉडी में जेनेटिकली हमारे में कोडेड होता है, हर एक इंसान किस ऑन्कोजीन्स के साथ पैदा होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में है ऑन्कोजीन्स, बट मेन प्रॉब्लम कहाँ, मेन चीज ये है कि ऑन्कोजीन्स जब तक ऑन नहीं होता है, मतलब जब तक वो जीन को एक्टिवेट या ट्रिगर, जिसको हम हमारी भाषा में बोलो, होम्योपैथी भाषा में एक्साइटिंग कॉज, जब तक कोई एक्साइटिंग कॉज वहां पे नहीं होगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, या उस एक्साइटिंग कॉज तब तक उस माइजम को, जो हम जिस तरह से मैं समझाई जाऊँ, तो जब तक वो एक्साइटिंग कॉज उस माइजम को लेटेंट फेज से एक्टिव नहीं करता है, तब तक आपको कैंसर होने के चांसेस नहीं। तो ये एक्साइटिंग कॉज क्या हो सकता है, ये एक्साइटिंग कॉजेस अब कौन कौन से हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकता है, कोई किसी केमिकल्स हो सकते हैं, बट केमिकल्स डायरेक्ट केमिकल्स नहीं, केमिकल इन माय अल्ट्रा डाइल्यूशन फॉर्म्स में। ठीक है, कोई किसी तरह का हीट हो सकता है, कुछ ड्रग्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके जेनेटिक्स में जाके जीन के जो न्यूक्लिक बेस है उसको चेंज कर दे। सो ये अलग अलग तरह से हो सकता है, बट जो एक चीज हमको यहाँ पे समझना है वो ये है कि ये चेंजेस तभी हो सकते हैं जब वो जेनेटिक लेवल पे जाके, उस लेवल पे जाके उसको एक्टिवेट कर। ठीक है, तो उसको जब तक एक्टिवेट कर पाए, मतलब उसको ऑन कर दे। एक बार जब वो जेनेटिक कोड ऑन हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, अननेसेसरीली ग्रोथ करती है सेल्स, और वो सेल का ना तो कोई पर्पस होता है, ना उसकी कोई, उसका कोई काम है, बस वो, उसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं नहीं सुनना होता। मैंने एक बुक में बहुत अच्छा पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था एंटी सोशल। तो हाँ, एक तरह से वो एंटी सोशल एलिमेंट आपकी बॉडी का होता है, जो आपसे सब कुछ ले लेता है बट आपको कुछ देता नहीं। तो ये इस तरह के चेंजेस आते हैं बॉडी में। और उसके अलावा तो खैर आपको पता ही है, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, स्किन के इश्यूज आते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ रहा है, मतलब काफी सारे चीजें हो ही रही है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस। नाउ होम्योपैथिक व्यू क्या है, अभी हम वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ये समझाया कि एनवायरमेंट चेंज क्या है, उसमें डिसीज का कहाँ तक, एनवायरमेंट के चेंज के कारण डिसीजेस कैसे कहाँ तक हो सकता है, और थोड़ा सा ब्रीफली समझाने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि ये पूरा एक अलग सा ही प्रेजेंटेशन हो सकता है, इतना वो वास्ट है ये सब्जेक्ट। खैर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, मतलब होम्योपैथी में हम डिसीज को किस तरह से देखा जाता है और एनवायरनमेंट उसमें क्या काम करता है, तो मैंने इसमें, और हमें हमारी दवाइयों से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ठीक है, बस ये 3 चीज। तो पहली बात, अगर हम डिसीज की बात करें, तो डिसीज का मतलब हमारी, हमने ऐसा बोला है, डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स। सो हम ये समझते हैं कि वाइटल फोर्स ना, इट इज नॉट ओनली इम्यूनिटी। अब पहली तो ये बात हम समझ लें कि काफी लोग ये कंफ्यूजन रखते हैं, वाइटल फोर्स मतलब इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज वन ऑफ द फैक्टर, ये एक तरह का फैक्टर है जो आपकी वाइटल फोर्स को अफेक्ट करता है, जो मतलब जिसके कारण अगर इम्यूनिटी, मतलब वाइटल फोर्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो इम्यूनिटी आपकी मेंटेन रहेगी, वाइटल फोर्स अगर आपका लो है तो इम्यूनिटी आपकी डाउन होगी। तो इम्यूनिटी इज वेरी मच अफेक्टेड बाय योर वाइटल फोर्स, राइट। एंड अगर आप सिर्फ उसको इम्यूनिटी के साथ जोड़ोगे तो वो बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग होगी वाइटल फोर्स की, बिकॉज वाइटल फोर्स इज नॉट ओनली इम्यूनिटी, इट इज मच बियॉन्ड दैट, वो उससे ज्यादा है। इट इज बेसिकली हमारे लाइफ का एक प्रिंसिपल है, बिकॉज डॉक्टर हेनीमैन ने बाद में इसको बोला है उन्होंने वाइटल प्रिंसिपल, लाइफ प्रिंसिपल। सो वाइटल प्रिंसिपल का नाम दिया गया है जब ऑर्गेनॉन 6th एडिशन में जाते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में इम्यूनिटी इज वन ऑफ द पार्ट। देखिए, इम्यूनिटी एक एक फैक्टर है जो आपके हेल्थ में, आपकी हेल्थ को मेंटेन करती है। ठीक है, और इम्यूनिटी के अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, जैसे
आपका डाइट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट, आप किस तरह से, आपका दृष्टिकोण, आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं। तीसरा चौथा आपका खुद का जो जेनेटिक मेकअप है। पांचवा आपका सोशल एक सर्कल, जिस सोशल सर्कल में आप रहते हैं। फिर आया आपका एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें आपके वाइटल फोर्स को अफेक्ट करती है, और उसके बाद वाइटल फोर्स हाई या लो या इक्विलिब्रियम, जिसको हम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एकदम टू मेंटेन हेल्थ। तो वो वाइटल फोर्स इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा, इट इज बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। मतलब ये सारे फैक्टर्स जब तालमेल में, जब साथ में काम करेंगे, एक होता है ना बैंड की, एक बैंड बाजा जब साथ में बजता है तो अच्छा लगता है सुनने में। बट वही अगर वो तालमेल ना रहे तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि होम्योपैथी में बोला गया है कि वाइटल फोर्स, अगर आपका वाइटल फोर्स इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आपको आप में डिसीज होने की संभावना रहती है, ठीक है। अब आया एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या करता है, एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर, जो एफोरिज्म नंबर 5 में दिया गया है ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन में, कि एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द एक्साइटिंग कॉज और इट कुड बी अ मेंटेनिंग कॉज। ये अभी एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज का दोनों अलग अलग है। एक्साइटिंग कॉज मतलब वैसे कॉज, वैसे फैक्टर्स जिसके कारण हमें एक्यूट डिसीज होता है, नो। जैसे सोच लीजिए अभी किसी को सर्दी खांसी है, अभी मौसम ही है वैसा, ठंडियां आने वाली है, तो ऑब्वियसली ये वेदर चेंज होने वाला है। तो वेदर में जब चेंज आएगा, एक्साइटिंग कॉज हुआ, तो इस वेदर चेंज के कारण एनवायरनमेंट का चेंज है, तो ये चेंज आएगा तो बॉडी उसमें अडेप्ट करने की कोशिश करेगी, एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, तब इम्यूनिटी थोड़ा इम्यूनिटी में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, खाने पीने में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो हो सकता है। और उस समय एनवायरनमेंट में वायरस बैक्टीरिया का ग्रोथ डिपेंड होता है, तो वो सारे ग्रोथ अगर ज्यादा होगा तो देयर इज हाई चांसेस की, इसलिए आप देखिएगा कि मॉनसून में पेट खराब ज्यादा होता है अगर आप पानी इधर उधर से पी लेते हैं, तो क्योंकि उस समय ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखते हैं डिसीज होने में। सिर्फ हमारी बॉडी में जर्म्स चला जाएगा तो नहीं हो, तो हो जाएगा मुझे डिसीज, ऐसा नहीं है। जर्म्स जाने के बाद पहली चीज ये, कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में घुसा तो जब वो एंट्री लेता है, एंट्री लेने के बाद उसका वायरुलेंस फैक्टर कितना था, फिर इंक्यूबेशन पीरियड जब वो ग्रो कर रहा है, उस बीच में अगर मेरी बॉडी ने उसको ओवरटेक कर लिया और उसको स्टॉप कर दिया, तो प्रोबेबली मुझे सिम्टम्स नहीं आएंगे, आई वुड बी जस्ट अ कैरियर। मतलब मेरी बॉडी में आपको दिखेगा बैक्टीरिया या वायरस, बट मेरे बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं रहेगा, आई वुड बी एसिम्प्टोमेटिक। तो बहुत सारी चीजें होती है जो मैटर करती है फॉर अ पर्सन टू हैव डिसीज। तो डिसीज होना जस्ट घुस गया और हो गया ऐसा नहीं, ठीक है। तो एक्साइटिंग फैक्टर, देन आया एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज का मतलब हो गया, अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बताऊं, तो जैसे सोच लीजिए अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे घर पे डैम है, पानी लीक हो रहा है, डैम रहता है, रोशनी नहीं आती है, तो वहां पे क्योंकि एल्गे ग्रो, मतलब छोटे छोटे फंगस या ऐसे सारी चीजें ग्रो होगी उस घर के अंदर, तो हो सकता है कि अगर हम वहां रह रहे हो तो हमें एलर्जी होने के चांसेस काफी ज्यादा रह जाएगी। और अगर मुझे एलर्जी है तो वहां पे जाने के बाद वो मेंटेन होगा, मतलब मैं भले ही उसको दवाई दूं या कुछ भी करूं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट सेम ही रह रहा है, वो अलग नहीं हो रहा है, तो वो उसको मेंटेन, वो डिसीज, अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है और वो वैसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे डैम है, जहाँ पे अ, गंदगी है, धूल मिट्टी है, तो उस इंसान को वो प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक कारण है। तो अब आया होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी में हम फिर अपना क्या, हमारा रोल रहेगा वहां। तो हमारा रोल होम्योपैथी में दो ही चीज करना है, ये मेरी समझ है। हो सकता है कि किसी और का कुछ उसमें दृष्टिकोण अलग भी हो, बट अगर मैं आपको समझाने जाऊँ सीधी एकदम सिंपल भाषा में, तो हमारा चीज, हमारी जो एक होना चाहिए कि भाई हमारा अल्टीमेट आउटपुट, मतलब हम क्या चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि दो ही चीज हो। एक तो पहली बात कि इंटरनली बॉडी, जो हम पेशेंट को जब दवाई दे, जब हम ट्रीटमेंट करें, तो वो जो इंटरनल उसकी जो
बैलेंस है, जिसको हम हमारी भाषा में, पैथोलॉजी की भाषा में बोलते हैं हीमोस्टेसिस या इक्विलिब्रियम, तो वो हीमोस्टेसिस को मेंटेन कर ले, ठीक है। और बॉडी में रेजिलियंस का मतलब हुआ कि बॉडी अपने आप में इतनी मजबूत हो जाए कि वो उस चीज से लड़ पाए, ठीक है, वो उस एक्साइटिंग कॉज में वो लड़ पाए। अब ये चीज मैं समझाऊंगी कि ये कैसे कर सकते। देखिए, जब हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो पैथोलॉजी में एक चीज हम बात करते हैं जब सेलुलर इंजरी की, ठीक है, हम सेलुलर इंजरी की जब बात करते हैं तो आप पैथोलॉजी की बुक में पढ़िएगा तो होता क्या है, उसमें सेल में इंजरी 3 तरह के होती है, ठीक है। एक होता है रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, मतलब ऐसे चेंजेस आए सेल के अंदर जो रिवर्सिबल है, जो बाकी मतलब फंक्शनल चेंजेस है जो ठीक हो सकते, ठीक है ना। फिर दूसरा है एडेप्टिव चेंजेस। एडेप्टिव चेंजेस मतलब आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि सेल के आजू बाजू कि वो चाह के भी उस चीज को हटा नहीं पा रही, तो वो क्या करेगी, वो अपने आप को उस सिचुएशन में ढल लेगी ताकि वो सरवाइव कर सके और अच्छी तरह से सरवाइव कर सके। अगर वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर पा रही है और उस माहौल में वो सेल अगर अपने आप को रख पा रही है, तो उस एडेप्टेशन को बोला जाता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्यूबर्टी में होता है। प्यूबर्टी में क्या होता है, जैसे चेंजेस आती है बॉडी में तो उसके साथ ग्रोथ होता है, हाइट बढ़ती है, तो दैट इज फिजियोलॉजिकल। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हम वो वर्ड यूज करते हैं। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। हाइपरप्लेजिया सॉरी सेल का साइज इंक्रीज होता है, हाइपरट्रॉफी साइज इंक्रीज होता है। हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तो ये सारी चीजें जब हो रही होती है बट वो फिजियोलॉजिकल है, मतलब इससे बॉडी को नुकसान, ठीक है ना। वो हार्मोन्स के कारण चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के कारण चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। दूसरा एक एडेप्टेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मैल एडेप्टेशन। मैल एडेप्टेशन का मतलब हुआ कि जहां पे बॉडी चेंजेस ला रही है, यही चेंजेस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स मतलब हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स, ठीक है, या एट्रोफी, ये सारी चीजें हो रही है बट वो एडेप्टेशन हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक, ठीक है। तो ये जब होने लगता है मैल एडेप्टेशन, तो उसको हमें हमें दवाई देके कोशिश करना है कि मैल एडेप्टिव प्रोसेस जिसके कारण क्रॉनिक डिसीजेस हो, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा समझिएगा, क्रॉनिक डिसीज का मेन जो रीजन है ना, वो मेन रीजन सिर्फ एक ही है, मैल एडेप्शन। मतलब हमारी बॉडी एडेप्टेशन कर रही है, इंक्रीज। अगर आप देखिए तो अब जैसे डायबिटीज है ना, तो डायबिटीज क्या है, ग्लूकोज ओवर प्रोडक्शन, ग्लूकोज का ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ग्लूकोज ओवर प्रोडक्शन और इंसुलिन उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो जो ये ग्लूकोज का ओवर प्रोडक्शन है एक तरह से वो बॉडी में क्या है, मैल एडेप्टिव प्रोसेस। इट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, इट इज वो अच्छा है ही नहीं हमारी बॉडी। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जिस एनवायरनमेंट अब अगर एक कोई किसी, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, लोग रात रात तक जग रहे हैं, लोग टाइम पे सोते नहीं है, या अगर सोते हैं तो 4-5 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे मैक्सिमम सो रहे हैं। खाने पीने में किसी भी टाइम पे खाते हैं। पहले एक था कि आप अगर हमारे दादा दादियों को देखिएगा, मतलब मेरे को मेरी नाना नानी और दादा दादी का पता था कि शाम को जैसे ही 8, 8:30 मैक्सिमम होता होगा टाइम, उसके बाद वो लोग नहीं खाते थे। अगर नहीं खाना बना तो वो नहीं खाएंगे, तो 8, 8:30 तक वो लोग लास्ट खाना खा लेते। बट आज के टाइम पे देखिए लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है हमारी कि हम वो सब कुछ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। सुबह उठने का टाइम अलग होता है लाइफस्टाइल लोगों का, तो ये कारण से क्या हो रहा है कि जो चीजें नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब जो अडेप्टेशन होगा बॉडी, ऑब्वियसली अभी अभी बॉडी क्या करेगी, देखिए आपकी जो बॉडी है वो चलती एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे बॉडी के अंदर, वो हम सब मानते हैं, ठीक है। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक में क्या होता है, रात को सोना होता है, सुबह में उठना होता है, सूरज के साथ हमारी बॉडी का जो बीएमआर रेट है जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो हाई रहता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है वो लो हो जाता है। बट आप सोचिए अगर आप खाना आप रात को दे रहे हो तो बॉडी क्या करेगी, फैट में स्टोर करेगी, वो उसमें से शुगर बनाएगी, तो मैल एडेप्शन बॉडी में धीरे धीरे हो जाए।
तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होगा, दैट विल बी डिसीज adaptation which will lead to disease. तो chronic disease का मेन रीजन ही है कि मैल एडेप्टेशन हो रहा है बॉडी। एंड जो लास्ट वाला है जो है इरिवर्सिबल सेलुलर चेंजेस, मतलब ये अगर कंटिन्यूअस, ये जो मेंटेनिंग कॉज रहा, सोच लीजिए इसी को अभी हम मेंटेनिंग कॉज मानेंगे कि अगर ये चलता रहा, है ना, तो क्या होगा, यही जो एडेप्टेशन है ये बाद में जाके, मैल एडेप्टेशन है वो बाद में जाके इरिवर्सिबल सेलुलर चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सेल डेथ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रोल ऑफ होम्योपैथी जो है इसमें दो तरह से काम कर सकते। पहला, प्रिवेंटिव, हम कोशिश कर सकते हैं कि इन चीजों को हम प्रिवेंट करें हमारी मेडिसिन के द्वारा। ठीक है, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। ऑफ कोर्स अगर हम हमारी दवाई देंगे, हमारी दवाई अल्ट्रा डाइल्यूशन फॉर्म में दिया जाता है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगी, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। हमारे बॉडी में तो एडेप्टिव चेंजेस आए, जो चेंजेस आए उसको मैल एडेप्टिव करने से रोकेगा। देखिए यहाँ पे होम्योपैथी की खूबसूरती है, क्योंकि कोई भी दवाई, चाहे वो एलोपैथी हो या जो अभी का जो लेटेस्ट साइंस, मॉडर्न साइंस की हम बात करें, वो अभी भी उनका जो पूरा फोकस है वो डिसीज के ऊपर है। उन्होंने फोकस अपना हीलिंग प्रोसेस के ऊपर, किस तरह से हम हीलिंग प्रोसेस को रिजुविनेट करें बॉडी में, उसके ऊपर उनकी जो समझ या उनकी जो दृष्टिकोण है वो जो अभी जा रही, जिसके कारण आप देखिएगा अभी विटामिन सप्लीमेंट्स और इन सब के ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपने सुना होगा, नया टर्म है एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, नया कुछ नहीं है, ये पुराना ही है, बट अभी बहुत ज्यादा उस चीज को बारे में बोला जा रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स देना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन दी जा रही है डायबिटिक, क्रॉनिक हार्ट पेशेंट्स को, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट्स जब आपकी बॉडी इंफ्लेमेशन प्रोसेस में जाती है, नेचुरली आपकी बॉडी, हम लोग उसको बोलते हैं आरओएस। आरओएस का मतलब होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। आपकी बॉडी में आरओएस बनता है, ठीक है, जो आपके सेल्स को खत्म कर देता है, इरिवर्सिबल सेलुलर चेंज करके सेल डैमेज करता है, सेल के न्यूक्लियस को तोड़ देता है, सेल के मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, सेल को खत्म कर देता है। अगर उस चीज को रोकना है तो हमें आरओएस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रोकना पड़ेगा। और उसको रोकने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी खुद अंदर से बनाती है एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो अभी साइंस का जो पूरा झुकाव है उसके ऊपर जा रहा है कि भाई हीलिंग प्रोसेस कैसे किया जाए। ठीक है, और डॉक्टर हेनीमैन इसीलिए बोल रहे थे कि जब इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन कुछ अगेंस्ट नहीं हो रहा है, इट इज अ रेस्पॉन्स। ठीक है, वो रेस्पॉन्स है। जब हमारी बॉडी में कुछ आ रहा है तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी ना, वो तो रेस्पॉन्स है। तो जब हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं तो उसको हमें एक्टिवेट कर, जब वो एक्टिवेट है तो उसको हेल्प करना है, सपोर्ट देना है। तो सपोर्ट के लिए हमें ऐसी डाइल्यूशंस देने हैं, ऐसे चीजें देनी है जिससे हम उसकी एंटी ना जाए, बट हम उसको हेल्प कर सके। जब आप इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन के साथ ही आपकी बॉडी में तुरंत एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन डिसीज के, जब हम डिसीज कहलाते हैं किसी चीज के समय, तब वो एंटी इन्फ्लामेशन का जो प्रोसीजर है इट इज वेरी स्लो या फिर स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इस चीज को स्टिमुलेट कर सकते हैं हम अपनी दवाइयों से। तो प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा हमारा रोल है एज अ होम्योपैथ, जो हम कर सकते हैं। नोर्सोर्स का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान रहेगा, जिसके ऊपर और रिसर्च करना और उस तरह उस चीज के बारे में हमारे सारी कम्युनिटी को एक साथ आना, होम्योपैथ्स को एक साथ आके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। दूसरा है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम हो चुका है, कोई तकलीफ हो चुकी है, तो फिर उसके इंडिविजुअल वो पढ़ के समझ के उस हिसाब से जो भी दवाई, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मेंटल मेकअप, उसका माइज्म समझ के फिर हम उस हिसाब से उसकी जो दवाई है उसको देना। ठीक है, अब एक चीज जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि कई बार ये चीज आती है कि भाई दवाई हम इंडिविजुअलाइजेशन कर रहे हैं, दवाइयाँ देंगे तो क्या वो काम करेगी? क्या मिनिमम डोसेज का यहाँ पे रोल रहेगा? जहाँ पे एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट में अगर आप अडेप्टिबिलिटी की ही बात कर रहे हो तो सेल उस एनवायरनमेंट में रहेगा जहाँ पे हमेशा पोल्यूशन है, कुछ ना कुछ तरह का स्टिमुलेशन आ रहा है बॉडी पे। तो वहां पे हमारी एक छोटी सी 4
छोटी बूंद, 1 बूंद या 2 बूंद या 4 पिल्स क्या काम करें, है ना, ये सवाल है। खैर अभी रीसेंट मैं आपको बता रही हूँ, एक रीसेंट नहीं मैं नहीं आपको, नहीं, हाँ मैं आप मैंने सबसे, अचानक भी है लिबरल फोर्ट रोक भी लैशन है थोड़ी हाँ तो तो के तो मैं आपको ना एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत बढ़िया आर्टिकल है, मैं आप सबको बोलूंगी आप पढ़िएगा, आप सिर्फ गूगल में टाइप कीजिएगा मिल जाएगा। आर्टिकल का नाम है रिदमिक स्टिमुलेशन, रिदमिक स्टिमुलेशन इन मिनिमल डोज फॉर सेल मेमोरी। ठीक है, रिदमिक स्टिमुलेशन, आप सुनिएगा मैंने क्या बोला, रिदमिक स्टिमुलेशन इन मिनिमल डोज फॉर सेल मेमोरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप अगर पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो बहुत बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही मतलब ये जर्नल में है, साइंटिफिक जर्नल है उसमें है, और ये इट इज एलोपैथिक साइंस, बायोलॉजिकल साइंस का है। तो उन्होंने उनमें क्या देखा गया, फार्मास्यूटिकल साइंस है बेसिकली, उन्होंने उनमें ऐसा देखा गया, उन्होंने ऐसा स्टडी जो बहुत सारा लॉन्ग टर्म स्टडी है ये, तो उन्होंने ऐसा देखा कि जब हम कभी डोसेज मिनिमल देते हैं, जब कम डोज दिया जाता है कोई भी दवाई की डोज जब आप कम कर देते हो बहुत कम डोज में, रिदमिकली मतलब आप थोड़ा थोड़ा देते हो, फिर ब्रेक देते हो, फिर से आप देते हो, फिर ब्रेक देते हो, फिर आप देते हो, तो आप मिनिमम डोसेज जब आप दे रहे हो, रिदमिकली दिया जाता है, तो उससे सेल में आप क्या कर रहे हो, सेल में आप मेमोरी डेवलप कर, तो जब सेल में एक मेमोरी डेवलप होगी तो सेल अपने आप को उस चीज में, वो सेल मास्टरी आ जाती है उस चीज पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल को फाइट करना है वायरस से, ठीक है, तो फाइट करने के समय उसको टी सेल्स बनाना है ना, तो अभी टी सेल्स बनाने के लिए आपने एक बार बहुत सारा दवाई दे दिया, सोच लीजिए एक बार में बहुत सारा खिला दिया उसको, तो उससे उसकी सेल मेमोरी डेवलप नहीं होगी। अगर हमें सेल मेमोरी डेवलप करना है तो हमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डोज देके उसको छोड़ देना है। तो इससे क्या होता है, सेल में एक सेल की खुद की एक मेमोरी डेवलप होती है कि उसको एक एनवायरनमेंट में हम उसको स्टिमुलेट जब किए जा रहे हैं, हम और तो हमारी दवाई, और वो भी अगर जितना डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया जाए, मिनिमम डोसेज में दिया जाए, और और आप बीच में उसमें ब्रेक दिया जाए, तो उस चीज से आप सेल की मेमोरी डेवलप कर रहे हो। तो ये चीज देखा गया कि अगर जो हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ सिमिलिया, ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलिया तो फिर अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बाद में बात करेंगे उसका कभी। तो लॉ ऑफ मिनिमम एंड, तो लॉ ऑफ मिनिमम देखिए, एंड लॉ ऑफ सिंपलेक्स, मतलब जितना हो सके कंपाउंड को सिंपल रखने के लिए बोला गया, ठीक है, ये भी बोला गया है, क्योंकि इससे क्या फायदा होता है, जितना आप कंपाउंड सिंपल कंपाउंड दोगे, जितना आप मिक्स करके दोगे, तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं वो बहुत मैटर करता है, तो हम क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सेल तक, है ना, तो वो सेल पे क्या मैसेज जा रहा है, उसके लिए जितना आप उसको सिंपल सब्सटेंस दोगे, मतलब जितना उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करोगे मल्टीपल ड्रग्स के साथ, तो उससे क्या होगा, सेल को उतनी अच्छी उसकी मेमोरी डेवलप होगी और सेल उस तरह से अपने आप को अडेप्ट करेगा, और जैसे वो अडेप्ट कर लेगा तो उससे फायदा क्या होगा, अब अगर फिर से कभी कोई भी ऐसे एनवायरनमेंट में वो जा रहा है, वो सेल, है ना, सेल को सोच लीजिए हम तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अगर हम ही उस एनवायरनमेंट में जाएंगे, क्योंकि हमारी हमारी बॉडी बार बार उस चीज से हमने दवाई दे दे के उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट किया है, एक्टिवेट कर दिया है, तो अब वो क्या करेगी, वो लड़ पाएगी। तो ये चीज आपको समझना होगा कि यहाँ पे होम्योपैथी का रोल है, और यहाँ तक देखा गया है कि हम टारगेट, वो लोग ऐसा उसमें लिखा हुआ है, आप जर्नल पढ़िएगा जरा, बहुत मजा आएगा, उसमें लिखा हुआ है कि टारगेटेड प्रिसीजन मतलब आप जिस सेल को चाहते हो कि बस यही सेल, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो ब्रेन्स के सेल ही सिर्फ रेस्पॉन्स दे, अगर दवाई आपने दी है तो, ये तो एलोपैथिक दवाई की बात कर रही हूँ, वो भी मिनिमल डोज में, तो बोल रहे हैं कि तो सिर्फ सेल्स ही, सिर्फ ब्रेन के सेल्स ही रेस्पॉन्स देंगे अगर आप इस तरह से डोसेज देते हो तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम जो ये 200 साल से जो बोला डॉक्टर हेनीमैन ने जो बोला था कि लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स एंड लॉ ऑफ मिनिमम,
तो वो आज के टाइम पे बहुत कारगर है, और अगर आज की दुनिया में हमें सरवाइव करना है तो इट इज ऑल द मोर। ठीक है, तो हमारा रोल सिर्फ और सिर्फ दवाई देने तक नहीं रहेगा, उसको प्रिवेंट करके क्योर करने और आगे फ्यूचर में उसको ना हो उस चीज की सेंसिटिविटी डालने में रहे। ठीक है, और प्लस हमारा एज अ होम्योपैथ हमारा रोल इसमें भी रहेगा कि हम हाइपर सेंसिटिविटी को रोक सकते हैं विद हमारी दवाइयों से। जो अभी एलर्जिक का आप देखिएगा, बहुत एलर्जिक टेंडेंसी है आजकल लोगों में, वो हम रोक सकते हैं। एनवायरनमेंट में जो ट्रिगर है, जिस एक्साइटिंग कॉजेस, उससे बॉडी पे नुकसान या बॉडी एक्टिवेट होने के बाद डिसीज मैल एडेप्टेशन में ना जाए, डिसीज में ना जाए, उसको हम रोक सकते हैं। तो ये काफी बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है होम्योपैथ का कि हम इसके ऊपर काम करें, रिसर्च करें। और रहा एनवायरनमेंट का सवाल, तो होम्योपैथी का अगर आप समझिए तो देखिए, होम्योपैथी केमिकल्स हमारे, हम तो बॉडी में केमिकल्स ना के बराबर दे रहे होते हैं। हमारा नेचुरल रिसोर्सेस का जो यूज है, मतलब हम अगर एनवायरनमेंट में से सोच लीजिए मेटल्स का यूज कर रहे हैं या एनिमल यूज कर रहे हैं या प्लांट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट का यूज मिनिमल है। हमारा जो कार्बन फुटिंग हमारी कंपनीज के कारण या हमारे होम्योपैथिक इंडस्ट्री के कारण बहुत ही मिनिमम है। तो हमारा जो एक जो ये जो पूरे वर्ल्ड में एक जो सस्टेनेबल गोल की बात करें, तो होम्योपैथी सस्टेनेबल गोल को पूरी पूरी तरह से फॉलो करें, और आज से नहीं, पिछले 200 साल से। ठीक है, तो हम तो एक रोल मॉडल बन जाते हैं पूरी दुनिया के लिए कि भाई देखिए, दवाई जितनी केमिकल्स उसमें कम हो, जितना उसमें वेस्टेज कम हो, मिनिमम रिसोर्सेस यूज करके दवाई का लोगों को दिया जाए और इको फ्रेंडली, तो इससे बढ़िया चीज हम दुनिया को एज अ गिफ्ट नहीं दे सकते। और साथ में हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ दे रहे हैं। सो अगर हम बात करें इस पूरे टॉपिक में, तो यही बोलना चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट में आज का जो भी एनवायरनमेंट है, वहां पे हम देख रहे हैं कि माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो डाइल्यूशंस, यही हमारी बॉडी में नुकसान कर रहे हैं। तो अगर हमें इन चीजों को रोकना है, तो हमें हमारी दवाइयाँ हेल्प कर सकती है, ना ही हेल्प कर सकती है, एक्चुअली वो माइक्रो डाइल्यूशन फॉर्म्स में है ही, तो वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर रही है। जो अभी रिसर्चर्स बता रहे हैं कि भाई पॉज देना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए, मिनिमल डोजेज होना चाहिए, रिदमिक पैटर्न में देना चाहिए, तो वही हम लोग ने अगर आप हम क्लासिकल होम्योपैथी में वही इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो जब हम कर रहे हैं तो हम बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, हम सेल को एक मेमोरी डेवलप कर रहे हैं ताकि सेल उसको फाइट कर पाए, वो अपने आप में एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेबिलिटी की तरफ जाए, ना कि मैल एडेप्टेबिलिटी की तरफ जाए, और उस एनवायरनमेंट में वो थ्राइव कर पाए, अच्छे से फाइट करके उस एनवायरनमेंट में विद द करेक्ट काइंड ऑफ। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे होम्योपैथी का रहेगा, हमारे होम्योपैथ्स का रहेगा, और आगे इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, इस पर रिसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ मैं अपना ये प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ, और मुझे इसके लिए IFPH ने प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए सबको थैंक यू। स्पेशली थैंक्स टू हसानी सर, बस उन्होंने ये एनवायरनमेंट के ऊपर बात करने के लिए मुझे बोला था कि हम इसके ऊपर एक बार बात करेंगे, एनवायरनमेंट और होम्योपैथी का रोल। तो थैंक यू सर, एंड पूरे हमारे IFPH परिवार को थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्पिता जी, आपने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। कृपया पीपीटी को अपना हटा लीजिए। हाँ, आज जी सर। मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, और आपका जो प्रेजेंटेशन है, आप हर एक तरफ पिछले बार भी आपने बताया था, और इन्वायरमेंट का एक बड़ा रोल है। आज मैं एक लेक्चर ले रहा था, ये रिवॉल्यूशंस, ये माइजमा एज ए रिवॉल्यूशनाइज्ड कॉन्सेप्ट फॉर द मेडिसिन। तो उसमें देखिए, माइजमा जो है सो एक फैक्टर है जो कि दो बातों पर निर्भर करता है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है।
तो एक्सटर्नल में तो बहुत सारे आ जाते हैं, एपिजेनेटिक है, इंटरनल में हो गया, हेरिडिटरी हो गया, और आपका पर्सनैलिटी हो गया, और एक्सटर्नल में बहुत सारे फैक्टर हैं। आज के समय में, आज के युग में सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशंस है वह इन्वायरमेंट है, क्योंकि और इन्वायरमेंट मतलब कि ऐसा जगह जहां आप रह रहे हो। इन्वायरमेंट, हम लोग सभी को एक वातावरण में रहते हैं। अब वातावरण का परिस्थिति जो है तो कभी भी स्टेबल नहीं होता है कि नहीं? कभी भी स्टेबल नहीं होता है। कब आंधी आ जाएगा, कब तूफान आ जाएगा, कब क्या होगा, एक तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू है कि वातावरण में एक हम लोग उसमें एडजस्ट कर नहीं पाते हैं या करते हैं, ठीक है ना? तो ये दो पहलू हो गया। ये दोनों बातें को मिला करके हम लोग इन्वायरमेंट को देखते हैं। और तीसरा पहलू जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इन्वायरमेंट में प्रदूषण का बहुत ज्यादा रोल हो रहा है। हाँ, और प्रदूषण जो है सो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बन रहा है बहुत सारे। इवन कि आपके जितने खाने हैं वो एडल्ट्रेटेड है, वो ये क्या कहते हैं, केमिकल से उसमें फर्टिलाइजर्स दिया गया हुआ है। उसको एक आपको बाजार में जो सब्जियां मिल रही हैं तो उसमें उसको एक इंजेक्शन दे करके उसको जल्दी से ग्रो अप करने के लिए, ताकि ज्यादा क्वांटिटी में बने, ये करके भी आपको दवाई मिल रहा है। ये फल आप जाइए बाजार में, तो मैंने बाजार में गुआवा देखा, अमरूद। इतने बड़े अमरूद बड़े का आते टेस्ट, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज हैं। जो है तो नेचुरल गुआवा और एक बड़ा बड़ा गुआवा मिलता है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसके अंदर खाने लगेगा तो लगता है कि काफी पानी भरा हुआ है। और खाली इसी के साथ में नहीं, अमरूद के साथ में नहीं, कई एक फल के साथ में मैंने इसको देखा। तो मैं देखता हूँ कितना बड़ा को मत देखो, देखने में सुंदर लगता है लेकिन खाने में स्वाद नहीं होता है। नहीं तो इस होता चीज को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, कि हम लोग कितना नेचुरल इन्वायरमेंट को अपनाएं, कितना नेचुरल फूड को हम लोग अडॉप्ट करें। इसमें शाकाहारी मांसाहारी की बात नहीं आती है ना? शाकाहारी भी नेचुरल है और मांसाहारी भी नेचुरल है, दोनों नेचुरल है। ये मनुष्य का, मैं कहता हूँ कि पहला आहार जो मनुष्य खाना सीखा वह शाकाहारी नहीं था, हाँ, वो है तो ना? है। मछली खाता जब था। हाँ, प्री सिविलाइजेशन एरिया में आप जाइएगा, हाँ, एरा में वो जाइएगा, सारे कोस्टल हाँ, तो एक कोस्टल दूसरे को एरियाज। जानवर को मारना, खाना, ये सारे चीज उस समय में हुआ करता था। जी। तो ऐसे में जो है सो फर्स्ट फूड तो हम लोग का एनिमल से प्रोडक्ट से है। अच्छा, इसमें केवल है कि टाइप में एनिमल फूड में और वेजिटेबल किंगडम और एनिमल किंगडम के फूड में अंतर थोड़ा सा है। वेजिटेबल किंगडम का जो एलिमेंट्स है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो अनप्रोसेस्ड है। लेकिन वेजिटेबल एनिमल किंगडम का जो ये प्रोटीन है, ये प्रोसेस्ड है, क्योंकि जब जानवर जो है सो घास, ये वेजिटेबल्स ये सब खाता है तो उसको कन्वर्ट कर लेता है अपने बॉडी में, और उस कन्वर्टेड मीट को हम लोग मीट के रूप में होता है, तो प्रोसेस्ड होता है, इसलिए इसका डाइजेशन लेवल। हाँ, इसलिए आप वो देखिएगा डाइजेशन कि इजी हो जाता है, एसिमिलेशन हाँ, इजी होता है सर इसमें। हाँ, एसिमिलेशन जी। इसलिए आप देखिएगा कि जो जानवरों के जो हर्बीवोरस जानवर हैं, जो वेजिटेबल खाने वाले जानवर हैं, उनके इंटेस्टाइन बहुत बड़े होते हैं। हाँ और जी। जो कार्निवोरस एनिमल है उसको देख लीजिए, जैसे शेर है, डॉग्स है, ये सारे ये के छोटे होते हैं। छोटे होते हैं। और आदमी का कैसा होता है? आदमी का बीच का होता है ना? बीच बीच का, का होता हाँ। है, क्योंकि ये तो हार्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, दोनों है। तो इसमें, और इसलिए देखिएगा कि सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए एक अपेंडिक्स का है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में है। हाँ, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग में आप आ गया, इसलिए कि हम लोग बहुत ज्यादा सेलुलोज नहीं खाते, हम लोग बहुत रिफाइंड फूड खाते हैं। हम लोग उसको काफी प्रोसेस्ड करके खाना खाते प्रोसेस हैं। करके। पर जैसे जैसे आप प्रोसेस करके खाते जाइएगा, जो ऑर्गन जिसका रिक्वायरमेंट है नहीं है, वो वो निकल वेस्टिजियल जाएगा। फॉर्म में लेता चला जाएगा। ये हाँ, वही एडेप्टेशन हो ट्रांसफॉर्मेशन, गया सर। एडेप्टेशन हो गया। Adaptation। तो लाइफ भी अडेप्ट करता है, आपका इन्वायरमेंट भी अडेप्ट करता है,
तो सबसे बेस्ट रोल है कि हाउ यू आर एडेप्टेबल टू द सोसाइटी, किस तरह से आप सोसाइटी में, समाज में, इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हो। और इसका दो कारण होता है, एक इंडिविजुअलिटी होती है और एक आपका आपको टॉलरेंस होता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा भी ठंडा होता है, ज्यादा ठंड लगता है, कुछ लोगों को ज्यादा ठंड नहीं लगता है, थोड़े से भी ठंडे में, जैसे हम लोग हॉट पेशेंट कहते हैं, कोल्ड पेशेंट कहते हैं। एक ही घर में है एक पेशेंट, एक परिवार का एक सदस्य जो है सो हॉट पेशेंट है, दूसरा कोल्ड पेशेंट है। अक्सर देखिएगा पति पत्नी रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, तो उस समय में जब एक हॉट पेशेंट है, कोल्ड पेशेंट है, और उस समय में जब एसी चलता है तो दोनों के बीच में कितना लड़ाई बहस होती होता है ना। ये जो है सो बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है और हम लोग इसको काफी ये करते हैं। तो आपने आज जो हाईलाइट किया है बहुत सारे फैक्टर्स को, मैं सभी को नहीं करूंगा, लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन से, पहले भी आपने इसको इस तरह से कई एक लेक्चर्स को लिया है, आगे भी लेते रहिए, आते रहिए, है ना, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन सभी को बहुत अच्छा लगता है और सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि ये फेस्टिवल सीजन में भी आप तैयार हो गई, है ना। नहीं सही। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको क्या हो रहा है कि स्पीकर को खोजना, जो कि ये फेस्टिवल सीजन अभी आज से लेकर के कल, कल धनतेरस है, परसों दीपावली है, उसके बाद में आपको यहाँ पर बिहार में तो छठ आएगा, छठ पूजा है ना। होती है, हाँ तो हाँ जी, तो आज से लेकर के छठ तक हमको बीच बीच में मेरे थोड़ा हस्बैंड सा बिहार के हैं तो मुझे पता है सर्च छठ करने, पूजा। हम तो छठ तक, हम लोगों को जब तक 30 तारीख नहीं हो जाता है, तो ये लास्ट फोर्टनाइट जो है सो बहुत सारे स्पीकर्स को मैंने कहा कि आप आओ आओ, तो उन्होंने तैयार हुए हैं और आप उसमें एक है, इसलिए मैं आपको तो सबसे बड़ा थैंक्स कहूंगा कि आप भी आज इस फेस्टिवल सीजन में हैं। ऑडियंस भी कुछ कम है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऑडियंस का नहीं सर, तो हाँ फिर भी मुझे तो ऐसा था कि हमारा एक परिवार है IFPH वाला, और आप जी लोग जी इतने रोज ये चीज करते हैं, है ना, विदाउट ब्रेक कर रहे हैं सर, तो उसमें जितना मेरा योगदान हो उतना अच्छा। थैंक यू सर, नहीं नहीं आपने मैडम, आपको प्लेटफॉर्म दिया काफी, इतना बड़ा, वही हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था एक बार जब आपसे बड़ौदा में मैंने मिला था, अभी जो जी जी पीजी सेमिनार हुआ था, हाँ 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 तो जी वहाँ हाँ पर मैं गया था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और एक और चीज़ है कि पारुल यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एक ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवार है, 5000 उसमें स्टूडेंट, फैकल्टी, सारे स्टाफ मिलकर के 5000 से ज्यादा फैकल्टी। ये तो कहते हैं कि हम लोग का एक कंपोजिटिव फैमिली होता है ना, बॉटनिकल किंगडम में बिल्कुल। कंपोजिटिव फैमिली, तो कहते हैं कि कंपोजिटिव फैमिली का जो उसका मेंबर है मोर देन 5000 तो मैं हाँ कहता जी हूँ कि पारुल यूनिवर्सिटी एक कंपोजिटिव फैमिली है ना, बॉटनिकल किंगडम के एक कंपोजिट बिल्कुल फैमिली के जैसा है, जहाँ की बहुत जी सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और सभी के मेंटलिटी इकट्ठे हैं, तब एक जैसे हैं, तभी तो एक जगह रहते हैं ना। जी, तो पारुल मैडम से भी बहुत अच्छा मेरा रहा है, हम लोग के, हमको अंकल बोलती है क्योंकि उनके फादर के साथ में हम लोग का बहुत अच्छा मित्रता था। हम लोग इसके साथ साथ हम लोग बहुत काम किए हैं यूनिवर्सिटी के लिए भी, और जी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। और एक मैसेज यही है आज के दिन में कि हम लोग जितना भी समाज को दे सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि हम लोग अपने होम्योपैथी से अपना लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम लोगों का दायित्व भी हो जाता है कि हम लोग अपने आप को कंट्रीब्यूट करें। तो जिससे जिस विषय पर तो, और इसमें इस कंट्रीब्यूशन में आपका नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, टीचर्स के रूप में जहाँ तो भी हो, शेयर करता पेशेंट के रूप में भी, ये तो आप कर रहे हैं। तो फिर से मैं आपको धन्यवाद दूंगा अर्पिता चैटर्जी। और आप, मैं अगले बार हम लोग फिर आपसे बात करके एक और सेशन आपके लिए ले लूंगा। और इसके साथ में आज का मीटिंग को हम लोग सब समाप्त करते हैं। सभी ऑडियंस को भी मैं
धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग में अभी भी पढ़ने की चाहत है, और उन सभी ऑडियंस को जो कि इस फेस्टिवल सीजन में भी पढ़ने के लिए तैयार है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच एंड एवरीवन। एंड नाउ द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर रुचा, है ना? I think Dr. Rucha or Dr. Dhanesh, you are the host for the English session. Yes, sir. Dr. Ruja will be moderator. Okay, yeah. Welcome, Dr. Ruja.